अगर ये 7 रीजंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप कोई भी कंट्री की मार्केट को या कोई भी कंट्री को एवेल्युएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वॉचिंग एडू फाइनेंस इनसाइट्स। अपने निफ्टी की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो स्टार्टिंग के साल के स्टार्टिंग में ही जो क्वार्टर होता है उसमें उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए, अभी भी दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वार्टर पूरा नहीं हुआ है बट कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर जो डेटा था उसमें गोल्ड का और सिल्वर का मैसिव रिटर्न्स दिखाए लोगों को, ठीक है। और पर्टिकुलरली हमारे इंडेक्स की अगर बात करूँ मैं निफ्टी 50 की और सेंसेक्स जितने भी इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50 ने अभी हालिया है कि 11.16% का अभी प्रिसाइसली कुछ रिटर्न दिया हुआ है। एक साल की मैं बात कर रहा हूँ। कंपेयरिंग टू ग्लोबल इंडेक्सेस उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे, 65%, 66%, किसी का 25%, बट निफ्टी ने ऐसा क्यों रिटर्न दिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शायद ये और गिरेगा, तो अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे होल्ड करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इट्स टोटली ओके कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बिना किसी एनी मैक्रो रीज़न के आप बिना रोके उसको डिप्लॉय करते रहेंगे और कंसिस्टेंटली वो आपकी ज़्यादा रहेगी। ये हो गई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जानने में तो आज की वीडियो में हम ऐसे 7 मेजर रीजंस डिस्कस करने वाले जो कि ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबली भी। अगर ये 7 रीजंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप कोई भी कंट्री की मार्केट को या कोई भी कंट्री को एवेल्युएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए और आपको एक सेंस ऑफ जजमेंट मिलेगा, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो, इस चीज़ को जानना चाहते हो, तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या ना कि आपको वो फॉर्म भरना है, टीम की तरफ से एक गाइडेंस मिलेगी। हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे बेसिकली, जिसमें हम डीमेट अकाउंट किस तरीके से खोलना है, कैसे ऑपरेट करना है से लेकर किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है और स्मूथली उसको बनाए रखना है, ठीक है। तो ये हमारी जो जर्नी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपके पर्सनल फाइनेंस पे, आपकी पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी पे पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये फॉर्म मुझे पता है ये वही लोग भरेंगे जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड अपने फाइनेंस को, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को लेके जाने में स्मूथली, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ऐसे 7 मेजर रीज़न जो कि बहुत इम्पैक्ट करने वाले, ठीक है। उसमें से नंबर 1 रीज़न है, देखिए कोई भी कंट्री की बात करूँ मैं, आप कंट्री से पहले इंडिविजुअल कंपनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, आपको पता है ये बिना डेट के यानी बिना लोन के आगे नहीं बढ़े। इनके पास कैपेक्स है इतना, लेकिन फिर भी ये लोन लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हज़ारों लाखों करोड़ों का लोन होता है जिसका इंटरेस्ट हज़ारों करोड़ या उससे भी ज़्यादा करोड़ों में आता है। लेकिन अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा कि कंट्री भी लोन लेके आगे बढ़ती है। किससे लोन लेती है? फॉरेन बैंक्स जो बेसिकली सबको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ग्लोबल बैंक्स, ठीक है। तो उसमें अगर लोन ज़्यादा हो जाता है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ मैं आपको, तो इसीलिए इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा नंबर 1 कॉन्सेप्ट, एक्सेस ऑफ डेट। बेसिकली है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये समझिए इसको अच्छे से। कंट्री की ना फिस्कल डेफिसिट होती है, ठीक है, यानी हमारे कंट्री में रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना कमाई हो रही है। अगर सिंपल टर्मिनोलॉजीज में आपको मैं समझाऊँ तो कितनी कमाई हो रही है वर्सेस खर्चे कितने हो रहे हैं, तो उसका एक परसेंटेज निकलता है, फिस्कल डेफिसिट उसको बोला जाता है। तो टचवुड अगर ये आपने यूनियन बजट देखा होगा तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो कम हुआ है, 4.4% से 4.3% का टारगेट हमने अचीव किया है, ठीक है। तो यानी हमारे कंट्री के जो फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उन्होंने कुछ लास्ट ईयर कुछ लिए थे कि हम इसको कम करेंगे, तो डेफिनेटली 0.1% कम हुआ है, बट 0.1% भी लाखों करोड़ हज़ारों करोड़ में आता है, ठीक है। तो अगर एक्सेस ऑफ डेट्स, अगर कंट्री का डेट रेशियो बढ़ जाता है तो कंट्री को बेसिकली बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि हम अगर श्रीलंका की बात ले लें
तो कंट्री एकदम डूब गई है, ठीक है। कंट्री की जितनी भी दारोमदार फाउंडेशन होती है वो इसके डेट रेशियो पे रहती है। अच्छा, ये डेट रेशियो कब कम होता है? जब कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, कंट्री के अंदर कैश फ्लो आता है, तो डेट रेशियो मेंटेन होके चलता है। तो नंबर 1 पॉइंट था हमारा एक्सेस ऑफ डेट। अब देखिए हमारी कंट्री का डेट क्या है, आपको बेसिकली थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नंबर 1 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, होप आपको समझ में आया हो। हाँ, नंबर 2 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंटरेस्ट रेट। यानी आपको अगर होम लोन चाहिए, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको अगर पहले होम लोन चाहिए होता था तो 12% पे मिलता था, अभी 9% पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ये क्यों हुआ पता है? अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो बिजनेसमैन और बिजनेसेस जो छोटे SMEs होंगे वो लोन के लिए ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और उनके ज़्यादा आने से कंट्री की GDP में इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है और इसका बहुत बड़ा, ऐसा हम बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो मतलब रेपो रेट हम उसको बोलते हैं, रेपो रेट हमारी इंडिया ने कम किया है। तो मैं बात कर रहा था रेपो रेट की। रेपो रेट जो था वो पहले 6.50% था, अभी 5.25% प्रेसाइसली हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक में समझाया, बहुत सिंपल वे में समझाया है कि कंट्री ने लोन रेट, इंटरेस्ट रेट उसके कम कर दिया है। तो उसके इंटरेस्ट रेट कम करने से एक, हम अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कंट्री के लिए भी और बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि कंट्री का क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते होंगे, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और पॉडकास्ट में भी देखा होगा, टचवुड। क्या? बैंक्स के कोलैप्स। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। बैंक क्यों कोलैप्स होता है? जैसे कि अभी अगर मैं पर्टिकुलरली एक केस स्टडी की बात करूँ मैं अपनी, तो लॉकडाउन के तुरंत बाद एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप जाके सर्च कर सकते हो, आई वोंट टेक नेम एनी ऑफ, उनका लोन रेट बहुत ज़्यादा था और वो बैंकरप्ट हो गए थे, वो पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और 2020 येस बैंक का आप अगर देखोगे जाके तो वही हुआ था, बैड डेट्स बढ़ गए थे। यानी कंपनी ने ऐसे बिजनेसेस में जो कि बहुत सालों से थे, लेकिन लॉकडाउन में तो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, तो मतलब सब चीज़ बंद थी, तो इन बैड डेट्स की वजह से ना येस बैंक पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। और DHFL, इसने भी बहुत बड़ा बैड डेट्स का कंट्रीब्यूशन में इसका भी नाम सामने आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर बैंक, वैसे तो RBI की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि पर्टिकुलर परसेंटेज बैंक का जो है कैश फ्लो आप बोल सकते हो, या यानी लोकल पब्लिक का जितना भी मनी डिपॉजिट है उसका पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा इंडिविजुअल बिजनेस होल्डर को या इंडिविजुअल को बैंक नहीं दे सकता लोन, ठीक है, एट एनी इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी बैंक नहीं दे सकता। RBI की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई थी, तो ये सामने आया है, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। तो बेसिकली क्या, मैं ये 3rd पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था, अगर कोई भी कंपनी अपना कर्जा चुका नहीं पाती है तो डिपॉजिटर्स, जो हम नॉर्मल डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं, तो उनके कैश फ्लो पे भी, उनकी सेविंग्स पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका दिखने में आता है, जिसकी वजह से बैंक्स बंद होने की कगार पे भी आ जाते हैं। येस बैंक का शेयर आप देख लीजिए, PNB बैंक का भी शेयर आप देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से बात कर रहा हूँ, मैं एकदम डेप्थ नॉलेज में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सेंस ऑफ ऊपर से आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप थोड़े रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझ में आएगा। ऑल्दो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। चौथा रीज़न जो है वो अभी हाल फिलहाल में भी देखा जा रहा है और लास्ट ईयर भी हमारे कंट्री में देखा गया था, वो क्या है? जियोपॉलिटिक्स।
यानी वॉर्स जो क्रिएट करती है टेंशन। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है ना, जब वॉर्स होती है कंट्रीज़ में तो बेसिकली जो कंट्रीज़ के बीच में जो कंट्रीज़ होती है जिनके मतलब समझ लिया, अभी फ़िलहाल अभी रिसेंट का एग्जांपल मैं लूँ तो इज़राइल और ईरान का वॉर हुआ था, तो इनके बीच में जितने भी कंट्रीज़ है तो उसमें ट्रेड सप्लाई का थोड़ा इशू हो जाता है। ओवरऑल ग्लोबली भी इसका इम्पैक्ट होता है, बट क्या इम्पैक्ट होता है? ऑयल सप्लाई, ऑयल, क्रूड ऑयल और जो बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी कमोडिटी की बात करो, मैं MCX की बात करूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। तो ये रीज़न अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है, जियोपॉलिटिक टेंशन, ठीक है। यानी कोई भी वॉर जब होती है, जब कोई भी वॉर अगर अंजाम देती है कोई भी कंट्रीज से, तो उसका इम्पैक्ट वो दो कंट्रीज़ के अलावा ग्लोबली डेफिनेटली देखा जाता है। अच्छा, तो ट्रेड कैंसिलेशन भी होता है इसमें, ठीक है। ना सिर्फ मैं पर्टिकुलर ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपका इनपुट आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ भी है, आप देख लीजिए, तो डेफिनेटली वो तो इम्पैक्ट होना ही है। तो ये बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स का एक गेम होता है, तो इसको भी कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है। नंबर 5th पॉइंट जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। 2019-20 लॉकडाउन लगा था, सारी कंपनीज बंद हो गई थी, यानी टेम्परेरी बंद थी, लेकिन टेम्परेरी बोलते बोलते भी अराउंड 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग गया नॉर्मल सिचुएशन होने में। तो उस समय क्या हुआ था? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में डिसरप्शन हो गई थी। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम स्पाइसेस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पाइसेस एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसमें डिसरप्शन ये हो गया था कि लॉकडाउन में आपने भी देखा होगा कि कंपनीज और फैक्ट्रीज, हर चीज़, छोटे से छोटी दुकान या बड़े से बड़ी फैक्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गई थी, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चर भी हो रहे थे तो उनको पर्टिकुलरली बाहर लेके जाने नहीं दिया जा रहा था, यानी सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा एक लूप होल दिखा था, ठीक है। तो मैंने पहले सप्लाई क्यों लिखा है पता है? कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे सप्लाई बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो कुछ बैरियर्स क्रिएट होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो वो एक मेजर रीज़न था लॉकडाउन में। दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैन्युफैक्चरिंग जब नहीं होती है ना तो क्या होता है, बेसिकली कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है कि आप हमको ये दोगे, हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब ये फुलफ़िल नहीं होती है तो कंट्रीज़ के बीच में एक नेगोशिएशन चालू हो जाती है, यानी जब चीज़ नहीं बनती है तो आपने देखा होगा जब उस चीज़ की प्रेजेंट कम हो जाती है तो वैल्यू डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स का टर्म है, वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीजेस, और इसका वाइस वर्सा हो जाता है। जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा गेम है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी ये जो मैं 6 पॉइंट बोलने जा रहा हूँ ये हमने देखा था 2008 में, और अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यूएस में ये अभी भी दिखना जा रहा है आईटी के ऊपर रिलेटेड, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का बबल, स्टॉक मार्केट बबल, अब देखिए बबल वो फुलाने वाला बबल नहीं होता। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो ओवर वैल्यू हो जाती है, यानी अगर 10 रुपये की चीज़ है तो मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर हैं 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये पर लेके चले जाते हैं। तो ये जो बीच का गैप होता है इसको हम बोलते हैं बबल फॉर्म हो जाना, ठीक है। तो अभी ऐसा बोला गया है कि आईटी इंडस्ट्री में बबल फॉर्म हुआ था। अब पर्सनली मेरी बात करो तो आईटी का ETF था, आप जाके देख सकते हैं, वो 38 रुपीज़ 39 रुपीज़ तक का गया था, बट अभी 33 रुपीज़ पे 34 रुपीज़ पे है वो, ठीक है। तो वो एक अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ था, ओवर वैल्यू की वजह से हुआ था। ओवर वैल्यू क्यों हो गई थी? ये इसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं। फॉल्स न्यूज़ होती है या डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसकी, जो कि ऐसी चीज़ों में देखी ही जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है ना, जब चीज़ें ओवर वैल्यू हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद FII DII अपनी पोजीशन काट देते हैं और उसमें
जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो वो फिर धड़ाम से नीचे गिरते, जैसे सिल्वर में पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2.5 लाख में इन्वेस्ट किया होगा वो भी खुश होंगे। लेकिन अभी जब सिल्वर टॉप पे था, अगर वहाँ पे उन्होंने MCX में अगर पैसा डाल दिया होता, अभी 50%, 60%, 40% का लॉस। तो बेसिकली ओवर वैल्यू चीज़ें हो जाती हैं। बोला ये जाता है कि चीज़ें बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बट एक सर्टेन टाइम होता है, उसको हम देखिए, एक हर एक चीज़ का ना एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अगर वो उस चीज़ के ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली वो ओवर वैल्यू है और आपको नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर उसके नीचे है तो आप खरीदते हो। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बन जाता है, मार्केट में फोमो बन जाता है कि यार मैं कहीं मिस ना कर दूँ, और ये मिस करने के चक्कर में आप लोग टॉप पे इन्वेस्ट कर देते हो और धड़ाम से मार्केट गिरती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन में लेना। अब 7 पॉइंट, अगर आपने ये सारे 6 पॉइंट अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से सुने होंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। डिक्रीज इन डिमांड ग्लोबली, डिमांड ग्लोबली बहुत कम हो जाती है। क्यों? इन सारी वजह से। अच्छा, डिमांड कम हो गई तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर चीज़ में हमको बहुत सारी क्राइसिस या बहुत सारे डाउनफॉल, बहुत सारे सेटबैक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर FMCG में, FMCG की बात नहीं करता, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई स्टॉक था, ठीक है, XYZ कंपनी उसको बनाती थी और अनसर्टेनिटी की वजह से उसकी डिमांड अभी मार्केट में नहीं रही, तो शायद वो ओवर वैल्यू हो गई थी, बराबर। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम आया मार्केट बबल का। अब सब ने उसको नीचे गिरा दिया है बेच करके। अब वो ओवर वैल्यू थी, जिन्होंने यहाँ पे लगाया होगा उनका तो तेल पानी एक हो गया होगा। अब उसमें डिक्रीज इन डिमांड ये हो जाता है कि अब येस बैंक का एग्जाम्पल मैं आपको दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको क्योंकि नॉलेज नहीं होती ना, आप कहीं पे भी लगा देते हो, कभी भी लगा देते हो ऐसा, ठीक है। तो टॉप पे लगाना है नहीं, कब लगाना है, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए। अच्छा, मैं इन्वेस्टिंग के बारे में ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप वो गूगल फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टॉक्स में नहीं कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो या ETF में कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बेसिकली 2-3 सेक्टर पकड़ लीजिए म्यूचुअल फंड में, तो आपको फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जो आपके पर्टिकुलर सेक्टर्स में नहीं बल्कि ओवरऑल स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पर्टिकुलरली ETF की बात करूँ तो अगर आपको ये थोड़े बहुत समझ में आते हैं ना की पैरामीटर्स, तो आप सेक्टर पकड़ सकते हो। सेक्टर भी नहीं पकड़ सकते हो तो आप निफ्टी इंडेक्स में अपने पैसे डाल सकते हो। अच्छा, ये पॉइंट कवर करने का और एक रीज़न था, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पैसा आता है तो तुरंत डालने की सोचते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात के लिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लमसम अमाउंट, ज़मीन मिल गई इसमें डाल के इन्वेस्ट करते हो। लेकिन कभी भी ना, जब लमसम अमाउंट आप डालते हो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स है ना नज़र के सामने देखने होते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। ये की पैरामीटर्स अगर आपने समझ लिया और इसको अपने लमसम इन्वेस्टमेंट्स में अगर देखते हुए इन्वेस्ट किया तो डाइवर्सिफाई तो आप करोगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर ये सारे की पैरामीटर्स आपको समझ में आए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को लेके जाओगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे टिके हुए हो तो मतलब आप जेन्युइनली इस चीज़ को समझने में इंटरेस्टेड हो। हाँ, अब मैंने बोला था अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट। लेकिन अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट 7 रीजन्स to invest in a right terms, in a right way and a right manner in the market. So this is for today. I'll be seeing to you in the next video. Till then, keep growing yourself.